Hello everyone. Today we will start second lecture of solution and topic is solubility of solid in liquid. तो आज हमने क्या करना है कि solubility देखनी है किसकी, solid in liquid, यानी आपको solid ऐड करना है लिक्विड के अंदर. ओके तो आप ऐसे समझो इसको, आपने शुगर ऐड करनी है या फिर सोल्ट ऐड करना है वाटर के अंदर. ओके तो देखो डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी सोल्युबिलिटी क्या होगी किसी सॉलिड के लिए कि आपको सोलवेंट लेना है 100 ग्राम. देखो इसको थोड़ा नोटिस करो, 100 ग्राम आपके पास जो सोलवेंट है उसकी अमाउंट क्या होगी, फिक्स होगी 100 ग्राम के अंदर, या फिर इसकी जगह आप यूज कर सकते हो 1 लीटर. ठीक है ना. तो आपने क्या करना है, सोल्यूट को ऐड करना है कितने में, 100 ग्राम के अंदर. कब तक ऐड करना है, जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए वे. उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ओके एग्जाम्पल, जैसे सोल्यूट प्लस सोलवेंट आपने ऐड किया दोनों को तो क्या फॉर्मेशन आएगी, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन आती है आपके पास. एग्जाम्पल सोल्यूट देखो NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड मीन सोल्ट. आपने सोल्ट ऐड किया वाटर के अंदर, वाटर क्या होगा H2O, यानी वर्क एज ए सोलवेंट. अब जैसे दोनों को आप मिक्स करोगे तो आपके पास क्या फॉर्मेशन आएगी, एक सॉल्यूशन की. तो ऊपर मैंने लिखा देखो डिसोल्यूशन. तो व्हाट इज डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन क्या होगा, डिसोल्यूशन क्या है, व्हेन वी ऐड सम सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी जब आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर ऐड करते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं. जैसे डायग्राम देखो भाई, तो डायग्राम के अंदर क्या है, हमारे पास एक सोलवेंट है, एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने सोलवेंट यूज किया वाटर. ठीक है ना. और वाटर की अमाउंट कितनी होगी 100 ग्राम. ये फिक्स है, माइंड में रखना. 100 ग्राम के कंपेरेबल फाइंड होती है सोल्युबिलिटी. जैसे आप स्पून के साथ इसमें क्या ऐड कर देते हो, सम सोल्ट ऐड कर देते हो भाई. जैसे आप सोल्ट ऐड करते हो तो सोल्ट क्या होगा इसके अंदर, यहाँ से डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है. अभी सोल्ट क्या करेगा, इसके अंदर अच्छी तरह डिजोल्व हो जाता है. उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन. यानी डिसोल्यूशन क्या है, अगर किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर आप डिजोल्व करते हो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन. ओके और ये सोल्ट कब तक ऐड होता रहेगा, मान लो सोल्ट आपने लिया 10 ग्राम, तो 10 ग्राम क्या है, सोल्युबिलिटी है सोल्ट की वाटर के अंदर. ठीक है ना, 10 ग्राम. अब जैसे सोल्ट क्या है NaCl, अगर मैं इसकी जगह ले लेता हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या इसकी भी सोल्युबिलिटी 10 ग्राम आएगी वाटर के अंदर, नहीं, क्योंकि सोल्युबिलिटी चेंज हो जाती है सोल्यूट और सोलवेंट के हिसाब से. क्या पता NaOH की जो सोल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो मोर देन 10 ग्राम हो या लेस देन 10 ग्राम भी हो सकती है. ओके नाउ नेक्स्ट देखो, जैसे मैं सोल्ट इसके अंदर ऐड करता रहता हूँ, जैसे सोल्यूट जैसे ऐड होता रहेगा इसके अंदर, उस पॉइंट को या उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व. आप मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट की डिजोल्व कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है इसके अंदर. यानी इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे स्टैब्लिश होगा कि आपका 10 ग्राम सोल्ट इसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका है. तो उस पॉइंट पे आपके रिएक्शन के अंदर या फिर आप कह सकते हो कि आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या स्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम. और जैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा आप मोर अमाउंट ऑफ सोल्ट ऐड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होता रहेगा, क्रिस्टल के अंदर, या फिर वो दोबारा सोलवेंट से सोल्यूट बनता रहेगा भाई. सॉल्यूशन से सोलवेंट और सोल्यूट दोबारा क्रिएट हो जाएगा. यानी ये क्या गए, अनडिजोल्व सोल्ट है अभी, यानी NaCl के क्रिस्टल है, ये नीचे बैठते रहेंगे. ठीक है ना. ओके अब देखो, यानी सोल्यूट और सोलवेंट है दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं अभी, उसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन, उसी को बोलते हैं सोल्युबिलिटी. अब दोनों के बीच में इसका मतलब कोई ना कोई बॉन्डिंग सेटअप होगी इसके अंदर, तो वो बॉन्डिंग क्या हो सकती है, इंटर मोलिकुलर फोर्स होगी भाई. यानी दोनों सोल्यूट एंड सोलवेंट के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्टैब्लिश हो जाती है अभी, जिसकी वजह से क्या होगा, सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो जाता है. या फिर इसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. ठीक है ना, डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स, उसकी वजह से क्या हो गया, सोल्यूट और सोलवेंट के अंदर अच्छी तरह डिजोल्व हो जाता है अभी. अब कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट
कैन नॉट बी डिजोल्व, यानी सैचुरेटेड पॉइंट क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद सोल्यूट की अमाउंट आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि वो डिजोल्व होना क्या होगा, बंद हो जाता है अभी, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, यानी मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व। और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है कि आप और अमाउंट डिजोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ था मेरे पास 10 ग्राम सोल्ट था, अगर मैं 8 ग्राम इसमें ऐड कर देता हूँ तो 2 ग्राम पेंडिंग है ना, वो भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, यानी 8 ग्राम के ऊपर ये क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ओके, और एक आता है आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड अगर आप यहाँ हीट दे देते हो, यानी मेरे पास बर्नर है, बर्नर से मैं क्या करता हूँ, हीट दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि सोल्ट की अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है डिजोल्व इसके अंदर, यानी अगर आप हीट देते हो तो सोल्ट की अमाउंट और ज़्यादा इसके अंदर डिजोल्व हो सकती है, उस पॉइंट को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड पॉइंट, यानी मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो फैक्टर देख लेते हैं कि सोल्युबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, और प्रेशर का बिल्कुल लेस इफेक्ट होता है, ये थर्ड फैक्टर होता है अभी। ओके, तो हम स्टडी कर लेते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखो किसी चीज़ की भी सोल्यूबिलिटी है, यानी आप सॉलिड ऐड करते हो लिक्विड के अंदर, तो दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगी कि वो चीज़ डिजोल्व होगी या नहीं है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे आप फ्रेंडशिप करते हो, आप और जो अदर पर्सन है, आप हमेशा ये चाहते हो कि उसका नेचर आप जैसा नेचर ही हो। तो लाइक डिजोल्व लाइक, उसके लिए एक लाइन है, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी लाइक लाइक के अंदर डिजोल्व होता है हमेशा। तो केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के सॉल्यूशन है या सोल्यूट सोलवेंट है, एक पोलर और दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर। पोलर क्या होते हैं, जिसके पोल्स होंगे, यानी एक स्लाइटली पॉजिटिव दूसरा स्लाइटली नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको बोलते हैं पोलर। दूसरा होता है नॉन पोलर, यानी जिसके पोल्स नहीं होते हुए, नॉन पोलर। तो देखो लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व होता है हमेशा, यानी पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व होगा। नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होता है। ओके, अब देखो एग्जांपल, पोलर वाटर क्या है, पोलर है, क्योंकि वाटर देखो ये स्ट्रक्चर होती है वाटर की, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है अभी, इस वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पोलर है। NaCl है, यानी वाटर के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के अंदर बॉन्ड होते हैं, अभी आयनिक बॉन्ड होते हैं हमेशा इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं, यानी एक कैटाइन होगा दूसरा क्या होगा, एनाइन होगा। तो ये भी क्या एक स्ट्रॉन्ग पोलर है अभी, यानी दोनों के अंदर पोल्स हैं, तो इसका मतलब दोनों ईजिली एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, डिजोल्व हो जाते हैं, यानी जो सोल्ट होगा यानी सॉलिड इस लिक्विड के अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाता है अभी। जैसे शुगर देखी होगी आपने घर के अंदर, शुगर है, चीनी है, नमक है, वो वाटर के अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो सोल्ट है वो क्या है, पोलर, और वाटर क्या है, पोलर। शुगर भी याद रखना, ये भी पोलर होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होता है ये, यानी पोलर होता है बट, तो इस वजह से शुगर और सोल्ट वाटर के अंदर ईजिली ऐड हो जाते हैं अभी। जैसे NaOH, HCl, ये सभी क्या है, पोलर है, तो इस वजह से ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट आता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर लाइक बेंजीन, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल्स, ये सभी क्या है, नॉन पोलर होते हैं भाई। तो नॉन पोलर के अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाता है। जैसे नॉन पोलर क्या है, बेंजीन है ये, और एक लिखा मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों नॉन पोलर हैं, तो इस वजह से एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह डिजोल्व हो जाते हैं अभी, मिक्स हो जाते हैं। एक आता है पोलर और नॉन पोलर, यानी पोलर मैंने ले लिया वाटर और नॉन पोलर ले ली मैंने बेंजीन, तो ये एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते अभी, ये दोनों डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी नॉन पोलर में नॉन पोलर, पोलर के अंदर पोलर। देखो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब पोलर के अंदर पोलर, जैसे वाटर है, अब वाटर के अंदर जैसे आप सोल्ट ऐड करते हो, हमने सोल्युबिलिटी में देखा था, अब जैसे वाटर ऐड करते हो तो वाटर के अंदर क्या होगा, अभी पोलर नेचर होता है वाटर का, देखो पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जो सोडियम क्लोराइड है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर ब्रेक हो गया, मान लो डालते हो, जैसे वो वाटर के अंदर जाएगा तो Na पॉजिटिव के ऊपर क्या आ जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं अभी। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन नेगेटिव है और सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, जिस इंट्रैक्शन को बोला जाता है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल क्यों बोला गया, क्योंकि Na क्या एक आयन, और इसके अंदर क्या एक डाइपोल क्रिएट है, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, डाइपोल है, तो इसका दोनों में जो इंट्रैक्शन होगी इसको बोलते हैं
आयन डाइपोल इंटरेक्शन, शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे रही होगी, बट आप देखो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है ये, ओके। और या बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये, यानी वाटर के अंदर जो NaCl ऐड होता है वो आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से मिक्स हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है भाई, या फिर इसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी तरह देखो Cl है, Cl नेगेटिव होगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसको हाइड्रेटेड कर देते हैं, यानी उसको कवर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड आयन, ठीक है ना। अब देखो पोलर के अंदर पोलर इजीली डिजोल्व हो जाता है। अब जैसे NaCl है और शुगर है, अब दोनों के अंदर जिसका भी अच्छे पोल्स होंगे वो उतना अच्छी तरह डिजोल्व हो जाता है। अब एक देख लेते हैं, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और शुगर है, तो दोनों में से वाटर के अंदर कौन ज़्यादा डिजोल्व होता है भाई, तो जिसके पोल्स अच्छे होंगे। अब NaCl के अंदर क्या है, आयनिक बॉन्ड है, और इसके अंदर क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं सारे, तो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा पोलर होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, लेस पोलर होंगे। इस वजह से NaCl ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है, या आप कह सकते हो कि फास्टली डिजोल्व हो जाता है। कम ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, बट ये बोल सकते हैं कि ये फास्टली डिजोल्व होगा, तो शुगर से NaCl फास्टली डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन पोलर, तो बेंजीन और ये। अब माइंड में आता है सर इस पोलर और पोलर के अंदर तो आपने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल, आयन डाइपोल, या जो भी इंट्रैक्शन सेटअप हो जाती है इसके बीच में। बट क्वेश्चन आता है ये तो नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो ये एक दूसरे के अंदर क्यों डिजोल्व हो जाते हैं, बड़ा माइंड में क्वेश्चन है, बुक्स के अंदर इसका रीजन नहीं होता जनरली। तो देखो ये नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो इनके बीच में एक फोर्स आ जाती है जिसको बोलते हैं हम लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। तो ये एक दूसरे के अंदर मिक्स क्यों होते हैं अभी, तो उसका रीजन आता है, नोट कर लो, लंडन फोर्स, या फिर इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन फोर्स भी, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन पोलर है, तो दोनों के बीच में डिस्पर्जन या लंडन फोर्स क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे वाटर है, पेट्रोल के अंदर क्यों नहीं डिजोल्व होता, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर, पेट्रोल क्या है, नॉन पोलर, ओके। अब पोलर और नॉन पोलर मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि एक पोलर दूसरा नॉन पोलर डिजोल्व नहीं होते। कैरोसिन ऑयल है, वाटर है, जैसे NaCl है, NaCl को आप बेंजीन के अंदर ऐड करो या पेट्रोल के अंदर ऐड करो तो वो डिजोल्व नहीं होते, या बिल्कुल लेस अमाउंट में डिजोल्व होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा भाई, तो टेम्परेचर का वैसे तो आपको जनरली ये लगता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके माइंड में आता है NaCl सोल्ट ऐड किया वाटर के अंदर, घर के अंदर जनरली जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो जाती है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। तो इसके 3 पॉइंट आते हैं, देखो भाई 1 बाय 1। तो फर्स्ट आता है द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है अभी, इंक्रीज होती है जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, एंडो याद रखने का तरीका क्या रहेगा, इनडोर, अंदर जाना, ठीक है ना। डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होगा, आपने थर्मोडायनेमिकली स्टडी किया होगा +1 के अंदर। अब देखो भाई हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे सोल्यूट है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोलवेंट क्या हमारा यहाँ वाटर ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं NaCl, सोल्ट ऐड कर देते हैं अभी। और जैसे आप हीट इंक्रीज करोगे तो इस साइड हीट आएगी, क्योंकि ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जैसे आप हीट इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी क्या होती जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है अभी। जैसे सोल्ट प्लस वाटर प्लस आपने हीट दी साथ में, क्योंकि हीट दे रखी है बर्नर के साथ, तो वो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। और इसकी रिवर्सिबल, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, ये एक्सोथर्मिक होती है हमेशा रिएक्शन। अब जैसे हीट दी आपने तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये अब आता है माइंड में, ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम एक साइंटिस्ट थे ली चैटलियर, उन्होंने बताया था। तो उनके बेस पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली, ठीक है ना भाई, ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो उन्होंने क्या बोला था, यानी ये डिफाइन किया था ली चैटलियर ने, तो उन्होंने प्रिंसिपल दिया था। तो क्या प्रिंसिपल था, देखो भाई जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपने हीट ऐड की तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, इसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो एंडोथर्मिक के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ,
ठीक है ना, फॉरवर्ड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है किस साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। अब जिस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो डायरेक्शन की रेट उसी साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है भाई, एकदम इंक्रीज हो जाता है। यानी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे NaCl है, NaCl या शुगर को आप ऐड करते हो वाटर के अंदर तो इजीली डिजोल्व हो जाएगी, बट जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो डिजोल्व फास्ट हो जाएगा, यानी उसकी जो डिसोल्यूशन है वो फास्टली हो जाता है अभी, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या था, अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल, क्योंकि इक्विलिब्रियम अब डिस्टर्ब होगा इसके अंदर, क्योंकि आपने हीट दे रखी है। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा किस साइड, फॉरवर्ड की तरफ। और जैसे वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है अभी, इंक्रीज हो जाती है। अब उसी तरह अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये सोल्यूट की एग्जाम्पल है अभी सभी, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। ये जैसे ही आप वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये सभी की सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन सभी की सोल्यूबिलिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट, यानी सॉलिड की बात करें हम, डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे आप सॉलिड को ऐड करोगे और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है भाई। या फिर आप बोल सकते हो इन एक्जोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन के अंदर। एक्जोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, हमेशा नेगेटिव हुआ। एक्जो कैसे याद रखना है, हीट रिलीज करेगी इसके अंदर, बाहर जाएगी। अब हीट देखो, एंडो के अंदर हीट देनी पड़ती है हमें, अंदर होती है, और इसमें रिलीज करेगी बाहर। एंडो इन, एक्जो एग्जिट, बाहर जाना भी। ओके, अब जैसे हमारे पास क्या, एक सोल्यूट है, दूसरा सोलवेंट है। अब प्रोसेस क्या है, एक्जोथर्मिक, तो हीट क्या करेगी, बाहर रिलीज करती है। जैसे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन आती है और हीट क्या होती है, फिर रिलीज हो जाती है। तो ये क्या एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल नेचर की है। तो अपोजिट साइड क्या होगी, है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब उसी तरह अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल भी, तो ले चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि जैसे हीट उस साइड है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को किस साइड शिफ्ट करेगा, इस साइड करेगा भाई, या आप ऐसे लिख सकते हो इसको, इस साइड शिफ्ट करेगा। तो ये कौन सी साइड है, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यानी जिस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन किस साइड, उसी साइड इंक्रीज करती है। अब देखो, आप रिएक्शन तो लगा रहे हो उस साइड, लेकिन इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो जाता है इस साइड, यानी इक्विलिब्रियम आपको सपोर्ट करता है बैकवर्ड की तरफ, आप रिएक्शन लगाते हो फॉरवर्ड की तरफ। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी इसके अंदर, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो तो इस साइड कोशिश करेगा रिएक्शन लगाने की, लेकिन आप क्या करते हो, सॉलिड को डिजोल्व करते हो वाटर के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि उस केस में टेम्परेचर रिलीज होता है। तो इस केस में आपका जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाती है अभी, डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आई थिंक समझ आ गया आपको, यानी आप ऐसे याद कर सकते हो। बिल्कुल एक ट्रिक सी बता देता हूँ आपको कि जिस साइड इक्विलिब्रियम, देखो मान लो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, यानी रिएक्शन इक्वल है बिल्कुल। अब जैसे हीट है तो हीट की अमाउंट इस साइड बढ़ जाती है। अब ये अनबैलेंस होगी मान लो, आप ऐसे सोच सकते हो इसको, तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, तो जिस साइड इक्विलिब्रियम जाएगा उस साइड रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अब देखो हीट इस साइड आई तो इस मतलब इस साइड थोड़ी कम ही रहेगी, तो इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड की तरफ। तो रिएक्शन आप आगे लगा रहे हो क्योंकि डिजोल्व कर रहे हो ना, लेकिन जो इक्विलिब्रियम है वो सपोर्ट करता है बैकवर्ड साइड। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन या आप कह सकते हो कि सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इस केस के अंदर भी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सोल्यूबिलिटी शो इरेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज टेम्परेचर। तो हमारे पास कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इरेगुलर बिहेव शो करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है, जैसे ये सोडियम सल्फेट है, टेम्परेचर बिलो 32.8 डिग्री, यानी 32.8 डिग्री तक तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगी सोल्यूबिलिटी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे ही अबो जाएगा, इससे ऊपर जाएगा टेम्परेचर, यानी 0 to 32 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करता है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी। बट जैसे ही टेम्परेचर हाई चला जाता है, इससे ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर लेता है। अभी जैसे आपको ग्राफ में पता लगता होगा भाई, आपकी स्क्रीन पे जो ग्राफ है ना उसमें पता लगता है आपको। अब देखो, जैसे इंक्रीज किया 32.8 से ज़्यादा चला जाता है तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, या आप कहो कि इनको एलोट्रोपिक शो करते हैं, येलोट्रोप शो कर देते हैं। जैसे पहले क्या होता है, यानी बिलो 32.8 डिग्री, बिलो 32.8 डिग्री ये Na2SO4 10H2O में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है 32.8 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, Na2SO4 में। यानी पहले था ये सॉलिड डेकाहाइड्रेटेड सॉलिड, और बाद में क्या हो जाता है, एनहाइड्रस सॉलिड हो जाता है भाई। तो इस वजह से ये डिफरेंट बिहेवियर
शो कर देते हैं भाई। कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, जैसे FeSO4.7H2O, नेक्स्ट CaCl2.6H2O। तो ये क्या करते हैं, कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, इस वजह से ये इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं। जैसे आपके सामने ग्राफ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हो, आप डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं भाई। ओके, तो नेक्स्ट फैक्टर आता है थर्ड, प्रेशर। वैसे सॉलिड के केस में जो प्रेशर है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं, उनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते, तो जिस वजह से प्रेशर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो प्रेशर क्या होगा, वेरी स्मॉल इफेक्ट शो करते हैं भाई। क्यों शो करेंगे? बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, तो हम उनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।